स्वागत है आप सबका रुद्रप्रयाग में। और हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे बहुत ही चहीते दोस्त, हमारे गेस्ट भूपिंदर जी फ्रॉम कारक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने देखा अपने बातों चैनल बातों में में शायरी हमें होगी। तो शायर जी। तो है आपके अंदर कहीं ना। अच्छा। देखा है मैंने, हाँ, ऋषभ के लेकिन अंदर हम शायर गाड़ियाँ है। डिस्कस करेंगे, लेकिन ठीक है, पर्सनल नहीं होना यहाँ पर। नहीं होना। नहीं, भूपिंदर जी थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। तो ये टाइम दिया कैसे नहीं, मैं वही बताया था। ये बस ऐसे वॉक करते हुए आ रहे थे, मैंने कहा चलो बैठो कुछ बात करते हैं, और हमने कैमरा ऑन कर लिया। हाँ, और गाड़ियों के बारे में तो हम कभी भी बात कर सकते हैं, रात को 12 बजे भी। सही बात है। अभी तो चलो, अभी तो सिर्फ 8:15 हुए हैं, और और फिर सिर्फ ठंड ज़्यादा है यहाँ पर, और तो कोई नहीं। फिर कुछ ऐसी गाड़ी का नाम इसने ले दिया तो मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था उसके बारे में, क्योंकि उसका डिज़ाइन जो है ना वो मुझे, टाटा कर्व। हाँ वो मुझे तब से पसंद है जब से मैं BMW में जॉब करता था। सो BMW में एक गाड़ी आती है, अब तो कूपे डिजाइन्स ना बहुत नॉर्मल हो गए हैं। पहले ना लग्जरी कार्स में देखने को मिलते थे, और जब देखते थे ना, तो मैं बात कर रहा हूँ X6 की बेसिकली। तो जब X6 को देखता था ना, जब मैं BMW में जॉब करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या ही शानदार चीज़ है ना। बहुत नॉर्मल होती, मतलब नॉर्मल नहीं था ये डिजाइन ना। अब तो हर बंदे को पता है ये कूपे डिजाइन है। कूपे भी बेसिकली पहले 2 डोर कार्स को बोलते थे, है ना। फिर लेकिन ये 4 डोर कार्स में डिजाइन आ गया कि कूपे डिजाइन, कूपे डिजाइन, दैट इज नॉट अ कूपे। हाँ, वो गाड़ी inspired, कूपे नहीं है। हाँ कि भाई कूपे डिजाइन है ये। तो वो आ गया। फिर कर्व को जब हमने पहली बार देखा, ऑटो एक्सपो में देखा मैंने, ऑटो तो एक्सपो है ना। में उससे रेड पहले वाली तो जो हमें देखी नहीं थी। बुलाया गया था टाटा मोटर्स के द्वारा। तो उनके हमने स्पेशल लिस्ट में नहीं आते ना। हमने ऑटो एक्सपो में जब देखा गाड़ी को, तो सच में अच्छी लग रही थी, है ना। बट वो मतलब कॉन्सेप्ट भी था, प्री प्रोडक्शन मॉडल भी था। हाँ। तो अब हमने उसका फिर भी क्लोज टू प्रोडक्शन मॉडल देखा भारत एक्सपो में। हाँ, भारत एक्सपो में रखी गाड़ी, तो अच्छी है गाड़ी, तो सुंदर है। और हमेशा से इस, मतलब जो यंग जनरेशन है ना, अभी तो देखो यंग ही है सबसे ज़्यादा इंडिया, तो यंग जनरेशन जो है ना वो, परचेजिंग पावर भी यंग की है सारी और अभी। यंग की है, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो बच्चे हैं वो भी पैसा कमाना सीख गए हैं। हम जब 12th में थे शायद हमें तो आता नहीं था कुछ भी, है ना भाई। हाँ, मैं ऋषभ, कॉलेज में शूज़ बेचा करता था पैसे कमाने के अच्छा। लिए। हाँ सही। भाई सच बताऊँ, कॉलेज तक तो 12th खर्चा में ही। तो प्रेजेंटेशंस बना बना के थोड़े से पैसे ले लेते थे। होल सेल में हमने एक बंदा रखा हुआ था, वो भी पर्सनल, हम चलो कोई नहीं डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। जब प्रेजेंटेशंस या प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते थे, तो एक स्टेशनरी वाला एक मार्केट में बंदा पकड़ा हुआ था, उससे बल्क में हम काम करवाते थे। वो एक प्रोजेक्ट 200 रुपये में बनाता था, हम बाकियों से 250 लेते थे, 50 खुद रखते थे, उससे बनवा लेते थे। ये मेरा पहला बिजनेस था। अच्छा भाई, जो भी था मतलब कमाल ही था, क्योंकि हाँ, 12th क्लास कमाई में भी तो होगी भाई थी। मैं खर्चा ही करता था बस, कुछ और तो कुछ करता नहीं था। बट हाँ, अब की जनरेशन कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा रही है, और गाड़ियाँ ले पा रही है, लोन्स बहुत आसानी से हो जा रहे हैं ना। नॉलेज मिल गई ना लोगों को। हाँ। पहले लोन की भी नॉलेज नहीं थी होती थी। हाँ, उनको लगता था लोन बस बड़े ले सकते हैं, कहीं ना कहीं जिनका बहुत अच्छी सैलरी है या कुछ है। लोन्स हो पा रहे हैं, उसमें से गाड़ियाँ ले पा रहे हैं। तो गाड़ियाँ जो है ना, यूथ के हिसाब से बनाने लग गई हैं सब ब्रांड्स। सभी का यही काम है कि अब पहले यूथ टेक को कहाँ होता था, अब तो टेक बेस्ड कार होती है। इंजन बाद में पूछा जाता है फीचर्स हैं कि नहीं। टैग पहले आ गया है। सो डिज़ाइन के मामले में नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है। एक्सपेक्टेशंस उससे काफ़ी हाई हैं हमारी तो। कि सभी की है, सभी की है, क्योंकि जिस जिस सेगमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं हम, क्योंकि जिस सेगमेंट में आ रही है ना, वो सेगमेंट भी अपने आप में ही एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे क्रेटा, सेल्टोस और इस तरह की, मतलब क्रेटा को ना एक वो नहीं मिल पा रहा। मतलब बेस वेरिएंट पे जाओ तो नेक्सॉन के साथ लड़ाई हो जाती है, हाँ, टॉप वेरिएंट पे जाओ तो हैरियर सफारी के साथ लड़ाई हो हैरियर जाती सफारी है के साथ हो जाती है ना। तो सोचो इस सेगमेंट में एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है टाटा, वो भी एक इतना खूबसूरत, अलग, अच्छा डिज़ाइन दिखने वाला, जो कि अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ है। एक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं मेरे हिसाब से, देखा जाए पूरा पूरा। हाँ। क्योंकि उसमें सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, ठीक है 3 सिलेंडर है, बट कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल। और डीजल भी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है इस सेगमेंट में। सिर्फ क्रेटा सेल्टोस के पास डीजल है, उसके अलावा सब पेट्रोल में आ चुके हैं अब। तो एक वो ऑप्शन है। तीसरा ये कहीं ना कहीं रहता है कि एडस भी अगेन, जैसे कुछ ही गाड़ियों में है, क्रेटा सेल्टोस एलिवेट खत्म, कर्व में आपको लेवल 1 कैमरा बेस्ड एडस मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट अलग क्रिएट करने वाली बात हो जाती है कि हम इसको आप पूरा कूपे डिज़ाइन भी दे रहे हैं, आपको एक 1.2 3 सिलेंडर इंजन भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली बेस वेरिएंट की प्राइस 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मुझे, हाँ यही मैं आने वाला था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट तो क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही इसका जो प्राइस है ना, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस आएगा इसका, वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और टाटा की अच्छी चीज़ ये है कि बेस में ना लुक्स के लिए काफ़ी कुछ दे देते हैं वो। एलईडी लाइट्स भी दे दी आपको, टेल लैम्प का डिज़ाइन भी एलईडी वाला दे दिया, ठीक है। स्क्रीन वगैरह, स्पीकर्स वगैरह नहीं देते, बट एटलीस्ट लुक्स में आपको काफ़ी कुछ दे देते हैं बेस के हिसाब से। उसमें हाँ।
और 6 एयरबैग्स वगैरह तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रहेंगे वो ही। तो स्टैंडर्ड आएंगे ही इस गाड़ी में, तो मुझे लगता है क्योंकि देखा जाए अगर आप ध्यान से देखो 8 लाख की आज नेक्सॉन पड़ती है बेस वेरिएंट, ठीक है। कर्व में सेम फीचर्स, सेम इंजन, सिर्फ वो 4.3 मीटर्स की हो जाएगी। टैक्स स्लैब भी लेकिन फिर भी वही रहेगा मैक्सिमम। जीएसटी के लिए टैक्स स्लैब वही रहेगा, आरटीओ के लिए टैक्स स्लैब थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा होगा, ऊपर नीचे होगा। तो वो भी स्टेट वाइज चेंज होगा। तो फिर भी 10 लाख ज़्यादा लगता है देखा जाए तो, अगर 8 से साथ कंपेयर करें, क्योंकि इंजन में कोई चेंज नहीं 10 से तो नीचे ही आएगा मुझे ऐसा लगता है बीच में। है। 9.49 सोच सकते हो? नहीं ना, थोड़ा मुश्किल है। 999 मतलब टाटा के लिए मुश्किल नहीं है, बट ये आ जाए प्राइस, ये मुश्किल है। पर टाटा करेगी कुछ नहीं। कर सकता है भाई, नहीं मुझे लगता है कर सकता है, स्टार्टिंग में कर सकता है। हाँ, इंट्रोडक्टरी में भी 9.49। स्टार्टिंग में अभी देखो सबसे सस्ती है एस्टर 9.98 लाख की, हाँ, तो सबसे अफोर्डेबल वो हो तो जाती वहीं है। पे आ सकता है। उसके आसपास भी अगर आ जाता है तो, अगर वो 9.97 का टैग भी ले आते हैं, हाँ, पर उनको एमजी टैग मिल पर जाएगा। एमजी की बात ये है ना कि एमजी फीचर्स इतने देता है, बेस वेरिएंट में फीचर देख लोगे ना तो भाई एक बार तो लगेगा एस्टर की कि तो आपने वीडियो बनाई है हाँ, बेस की, मैंने देखी है, वीडियो तो बनाई इनकी है वीडियो हमने। देखना है बेस वेरिएंट की। मैंने हाल ही में ना i20 मैग्ना ली, बहुत सोच समझ के ली कि चलो मेरे हिसाब से ठीक है गाड़ी सिटी में चलाने के लिए और सब चीज़ों में फीचर्स भी ठीक है। बट मैंने जब एस्टर देखी ना तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा अगर पुश कर लेते ना तो शायद गाड़ी और थोड़ी लंबी और ऊंची हो सकती थी, है ना। ट्रू। तो अच्छी वो बात है ये एमजी की। तो टाटा हालांकि देखो इतने फीचर तो टाटा नहीं देगा, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बेस में नहीं आने वाले। नहीं आने वाले इतने फीचर, बट हाँ रेट हो सकता है कि बहुत कॉम्पिटिटिवली आए, जिससे कि आने वाले टाइम में मतलब टाटा की कर्व जो है ना, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं नेक्सॉन की थोड़ी सेल ना खा जाए। बिल्कुल खाएगी, लगता क्या 100% खाएगी। बट पता क्या प्रॉब्लम है, तो आएगी। इस सेगमेंट की गाड़ी लेने वाले इतने लोग हैं कि लोग, सपोज आज मैं कह रहा हूँ 100 नेक्सॉन बिकती है, 100 ब्रेजा बिकती है सपोज, ठीक है, कर्व का बेस आ गया, नेक्सॉन 80 हो जाएगी लेकिन ब्रेजा 50 हो जाएगी। हाँ, आनी घर पे पैसा किसके आएगा? टाटा के। तो वो अपनी नेक्सॉन 20 कम बेच लेंगे लेकिन 50 टोटल कर्व और बेचेंगे, तो उनकी 30 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा ही बिक रही हैं, एक्स्ट्रा बिकेगी। तो वो उनको बेनिफिट मिलेगा ये बेस वेरिएंट के लिए। ऑब्वियसली जो अपर सेगमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि अपर सेगमेंट में टाटा का और कोई नहीं फंसती गाड़ी फिर। हाँ। फिर वो कर्व का देखो थोड़ा बहुत नेक्सॉन और हैरियर का तो जाएगी गेम ऑब्वियसली, बट वही बात हुई थी कि उनके पास ऑप्शन एक और मिल जाएगी कि जिसका बजट 14 लाख है, वो अगर पहले 5 गाड़ियाँ देख रहा था जिसमें नेक्सॉन थी, हैरियर का बेस वेरिएंट था, और अगर उसमें सपोज क्रेटा, सेल्टोस और इवन C3 एयरक्रॉस में बोलता हूँ टॉप आ रहा था सपोज, ठीक है ना, तो अब वो C3 एयरक्रॉस को भूल के उसकी जगह कर्व ले आएगा। तो चांसेस टाटा की गाड़ी बिकने के वो पहले 5 में से 2 थे, अब 5 में से 3 हो गए, तो 40% से 60% हो गया वो। और एक अच्छी चीज़ ये है कि वो डीजल तो देते ही हैं, तो एक डीजल इंजन आपको मिलेगा 1.5 उसका डीजल फिर भी ठीक है, नो डाउट दोनों ही इंजन जैसे कोई बहुत अच्छे नहीं है, उसमें नहीं हम बोलेंगे। हाँ, जो इनका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन टर्बो चार्ज है ना, मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं है। नेक्सॉन चलाओ तो बहुत सही लगती है चलाने में, बट कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा वो 3 सिलेंडर में ना साउंड का एक साउंड रिफाइनमेंट वगैरह थोड़ी तो लगता है, फर्क फील तो होता है, फील होती है। हालांकि अभी देखो ना, अब जैसे C3 एयरक्रॉस है, उसमें भी मतलब स्पेसिफिकेशंस वाइज इंजन सेम है, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, बट वो कंपैरेटिवली रिफाइंड लगता है सिर्फ ट्यूनिंग की वजह से, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है साउंड डैम्पिंग का फ़र्क है थोड़ा सा। तो वो तो आप दोनों गाड़ियों को साथ खड़े करके डेसिबल पॉइंट से देखेंगे तो पता लगेगा, बट हाँ 1.2 3 सिलेंडर को भी और रिफाइंड बनाया जा सकता है, ये मेरा मानना है, अगर कर्व में उन्होंने वो चेंज ले आए, इम्प्रूव्ड कर लिया उसको थोड़ा सा, और अगर नेक्सॉन बेस के कंपैरेटिवली कर्व बेस में ज़्यादा फीचर्स दे दिए तो उसकी 10 लाख की प्राइस जस्टिफिकेशन लगेगी, क्योंकि अब सिर्फ ज़्यादा बूट स्पेस और नए डिज़ाइन के लिए लोग 8 लाख से 10 लाख पे जंप नहीं करेंगे, मेरे को ये लगता है। और कई बार ना लोग डिज़ाइन के चक्कर में फिर इंजन भूल जाते हैं। हाँ, ये तो भी डिज़ाइन कर्व एक ऐसी गाड़ी है जो तो डिज़ाइन के चक्कर में लोग भूल जाएंगे इंजन, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार हम देखो, हम इतनी गाड़ियाँ देखते हैं, इतनी गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, और मेरा तो 2009 से ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ ना, टाटा में भी जॉब की है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिज़ाइन सच में कर्व का है ना, तो मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा कि मुझे लग रहा है कि लोगों को लगेगा, पसंद आएगा। नहीं, डेफिनेटली वर्थ एक डिज़ाइन है, कुछ डिफरेंट कर रही है टाटा उस चीज़ का, एटलीस्ट रियर से डिफरेंट कर रही है, फ्रंट तो सब उनके सेम ही हो गए हैं अब, चाहे पंच ले लो, नेक्सॉन ले लो, लेकिन उस रियर की वजह से ना जो पूरी लेंथ है ना, साइड से जो गाड़ी को देखते हैं, तो वो एक अलग लुक आती है, अलग चेंज दिखाई और कमाल की बात ये है, टाटा को ना ये चीज़ समझ आई कि यार हम इसको कूपे डिज़ाइन कह रहे हैं, लोगों को ये ना लगे कि इसकी बूट स्पेस कम होगी, तो उन्होंने भारत एक्सपो पे स्पेसिफिकली बूट स्पेस 422 लीटर्स लिख के लगा रखी वहाँ पर, कि हम बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और जितना हम देख पाए हैं लेग रूम में भी कॉम्प्रोमाइज़ लग तो नहीं रहा, बट ऑब्वियसली जब गाड़ी आएगी तभी पता लग पाएगा ज़्यादा, तब तो बहुत कुछ पता लगेगा, बहुत कुछ पता लगेगा तब, क्वालिटी, फिट एंड फिनिश वगैरह भी सामने आएगी। आपको क्या लगता है कब आएगी गाड़ी? पहले तो EV अवतार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि
अभी इनका और कोई प्लान है नहीं, यही है बस प्लान इनका नेक्स्ट। तो अब पहले तो ये तो हमें पता ही है कि पहले ईवी है, कर्व ईवी पहले आएगी, EV उसके आएगी नए वाले जो एक्टिव प्लेटफॉर्म है उस पे। हाँ उस पे आएगी। ठीक है। मतलब मुझे वो कब लगता है तक, जून, मई जून, या थोड़ा कि रुक आ के? जाएगी, मुझे नहीं लगता जून, मुझे जून लगता तक है दे अगस्त पाएंगे। और जनवरी, हाँ ये मेरा मानना है। हाँ, ये अगस्त फॉर अगस्त कर्व सितंबर। ईवी, मुझे जनवरी फॉर पेट्रोल एंड डीजल। मतलब प्लान्स जो होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि जब ईयर एंड होता है ना तो ज़्यादा अच्छी सेल उठनी शुरू होती है चीज़ें, और कंपनी ना कुछ चीज़ें चेंज करना चाहती है अपने जो रिसेंट प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी, बिल्कुल, तो उस टाइम नए प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो ज़्यादा सही क्योंकि रहेगा। इनके पास अभी अभी इन्होंने पंच ईवी लेके आए, हम्म, और मुझे लगता है कि एल्ट्रोज रेसर और हैरियर ईवी जो है वो इनका ज़्यादा फोकस इस साल रहेगा अलॉन्ग विद कर्व ईवी। तो और ज़्यादा इसमें मेरे को नहीं लगता खिचड़ी पकाएंगे कर्व पेट्रोल डीजल को डाल के। हाँ लेकिन करेंगे इसी साल ही लॉन्च, इसी साल कर देंगे, एटलीस्ट अनवील तो कर ही देंगे। प्राइस में भी दिसंबर में प्राइस टाटा कम ही लेकर आती है। पहले कर देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे ईवी पेट्रोल ईवी, ईवी तो पहले आ जाएगी। हाँ ईवी तो ईवी तो नहीं अगस्त के बाकी आसपास आ तो उसके जाएगी। बाद तो जो होना है वो तो धीरे धीरे पता लगेगा भाई, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो हाँ कर्व ईवी तो आ जाएगी, अच्छी है गाड़ी। तो आपका पर्सनल ओपिनियन कि कर्व ईवी की प्राइस क्या होगी? हमने कर्व की तो डिसाइड कर ली 10 से 17-18 लाख के अप्रॉक्सीमेटली। ऐसा है ना पेट्रोल ईवी 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 का जो वो है ना रेट भाई 17 लाख रुपया मिनिमम तो जाएगी जाएगी, हम पंच क्योंकि वगैरह को देखते हुए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी में ये रेंज जो है ना वो नेक्सॉन से अच्छी देना चाहेंगे, बिल्कुल ठीक है, सेगमेंट के हिसाब और से उस चक्कर में फिर नेक्सॉन का जो लॉन्ग रेंज वाला वो है ना वो पैटर्न ये लेंगे उसमें। बिल्कुल। और उस बैटरी पैक की कीमत अगर, क्योंकि देखो बैटरी पैक की कीमतें तो कम हो ही रही हैं, ठीक है, 100 पता नहीं $33 से, या मतलब डोंट कोट मी ऑन दैट, मेरे को हल्का वेग 10-15% तो कम हुआ ही है। हाँ $119 पर किलोवाट आवर पे पहुंच गया है ना। तो वो जिस तरह से डाउन हो रहा है, तो जब तक डाउन हो रहा है या और डाउन होता हो गया होगा हमें तो और तो नहीं होगा लेकिन और अभी तो नहीं, पुरानी खबर है ये तो थोड़ी सी, तो अभी अगर डाउन हो गया होता तो प्राइस मतलब 17 लाख, सही 17 है, लाख मुझे लग रहा है। सही है, सही है। मेरे को भी मतलब और इसमें ना मुझे लग रहा है कि वो नहीं आएगा, मीडियम रेंज नहीं आएगा, लॉन्ग रेंज ही हाँ आएगी। हाँ, पर लाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसके लिए नेक्सॉन ईवी है। उसके लिए नेक्सॉन नहीं तो फिर नेक्सॉन ईवी को फिर तुम चोट फिर मार पंच भी दो छोड़ोगे। उसको। फिर पंच भी है, पंच भी है। तो बहुत कुछ इसमें हो रहा है, लॉन्ग बहुत रेंज कुछ। एक ही निकालो जो सीधा सीधा MG ZS EV, Hyundai कोना नेक्स्ट जनरेशन अगर आई जो कि पता नहीं Hyundai कब लेके आएगा, तो उसके साथ इसका कंपटीशन होगा। और मेरे को सुनने में हमारी E-C4 भी आ रही है Citroën की। अभी तो पहले उसका पेट्रोल आएगा C4, बट वो तो कुछ भी आता रहे, हाँ उस तब फर्क नहीं पड़ता, कब के आगे थोड़ी टिकेगा कोई। कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है यार। वहाँ जाओगे आप शोरूम में बैठते हो भी होगे तो मतलब पता है क्या फील आती है, आप जो कभी शोरूम में जाके बैठोगे ना भाई, अब वो शोरूम मतलब गाड़ी खरीदो ना तो एक बार शोरूम में जरूर जाया करो। अब जब शोरूम्स में बैठते हो ना आपको फील, जिस शोरूम में फील आएगी ना आपको समझ में आ जाएगा कि वहीं चल रहा है जो भी चल रहा है। और कहीं जाने की के जरूरत शोरूम नहीं। में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो जो वहाँ जो बंदे हैं ना बेचारे, देखो मेहनत तो सब करते हैं, गाड़ी सब बेचना चाहते हैं, वो भी अपनी मेहनत करते हैं, और गाड़ी भी देखो हर प्रोडक्ट कंपनी सोच समझ के बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, बट वहाँ कस्टमर का फुटफॉल अभी है नहीं, बिल्कुल सुनसान है सिस्टम। और टाटा में आप जाओगे तो भीड़ इतनी है, खड़े होने की जगह समझ नहीं नहीं होती आएगा। अरे वो सेल्स वालों को तो जगह ही नहीं मिलती, इतने सेल्स वाले रखने सेल्स पड़ते वाले हैं, बहुत है उनके, बहुत सेल्स वाले होते हैं। मतलब एक एक शोरूम में 100 150 लोग काम कर रहा होता है, सिर्फ सेल्स वाले। बहुत सेल्स वाले बाकी मार्केटिंग अलग होती है उनकी, रिसेप्शन वाले अलग होते हैं, कॉल्स के लिए अलग लोग होते हैं। मतलब तो भाई मैं एक बार मैं एक टाटा शोरूम की बात ही कर रहा हूँ, तो मेरी वहाँ फ़ोन पे किसी से बात हुई, तो उसका नाम था दीपक। दीपक वैसे ही पहले कॉमन नेम है। मैं शोरूम में गया, मैं रिसेप्शन में बोला, कहते आपने किससे मिलना है? मैं कहा दीपक से बात हुई। कहते दीपक कौन सा? दीपक अरोड़ा, दीपक छाबड़ा, दीपक गुप्ता, ऐसे। मैंने कहा तुम्हारे 4 तो दीपक है, पूरा स्कूल इन्होंने यहाँ रख रखा है। तो फिर तो उन्होंने बताया था, कहते हमारे 162 टोटल सेल्स में है। मैंने कहा अरे बाप रे। ये NCR की बात हो रही है, मतलब हम थोड़े छोटे शहर से हैं, वहाँ पे लगभग मतलब 20 से 25 लड़के फिर भी होते ही हैं। मतलब मेरे जलंधर वाले शोरूम में भी मेरे ख्याल 30-35 लोग तो मिनिमम हैं, आराम से हैं। जलंधर में भी अच्छी सेल है ना, जलंधर में सेल बहुत अच्छी है, उधर कंपटीशन कम है, एक ही डीलरशिप ने काफ़ी इतना बना रखा किया हुआ है, दूसरी वाली डीलरशिप से कोई लेता नहीं है बेचारा, तो उनकी डीलिंग थोड़ी वैसी है। तो एक ने अच्छी बना रखी है, तो हमारी भी उन्हीं के साथ अच्छी बनती है। मेन बात ये है कि भाई चाहे इसी 4 आ जाए चाहे इसी 100 आ जाओ, कोई फायदा नहीं, कब फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कर्व को तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो थैंक यू भाई टाटा कर्व पे अच्छी सी डिस्कशन करने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, कोई और टॉपिक इनके साथ चाहिए हो तो हमें बता दीजिएगा, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे टाइम निकालें, थोड़ा मिलेंगे हमसे, जरूर भाई, तो बात होगी कभी भी। चलो थैंक यू, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।